वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे लॉकडाउन के टाइम पर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के चैप्टर पर चल रहे थे और वहाँ पर हमने डिफरेंट निकाला था, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का COP निकाला था और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और आपको समझ में भी आया होगा। तो आगे उसी में कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम, दो चैप्टर हमने पढ़े। तो उसके बाद ये आया कि यार दोनों में बेस्ट क्या है, दोनों काम तो एक ही करते हैं लेकिन दोनों बेस्ट क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को हम क्यों लेकर आए। तो ये इस वीडियो को मैंने लास्ट वीडियो में, इस टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि दोनों में बेस्ट क्या है, दोनों सिस्टम में बेस्ट क्या है और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लाभ क्या हैं, वही चीज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वही चीज लिखा हुआ, वही हेडिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय की तुलना में वाष्प अवशोषण निकाय के लाभ। मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्यों बेस्ट है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के कंपेयर में। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करें, दोनों के लाभ देखें तो वो चीज देखते हैं। तो वह हेडिंग लिखी हुई है, तो हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए आप। तो चलते हैं नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है, वाष्प अवशोषण निकाय में चल अंगों के रूप में केवल पंप प्रयोग होता है। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम की बात नहीं चल रही है, पहले बात चलेगी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की, क्योंकि हम इसी से कंपेयर करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में केवल जो आप रन करता है, केवल पंप रन करता है। ठीक है, केवल पंप प्रयोग होता है जिसमें छोटा मोटर लगा होता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में केवल पंप कार्य करता है और वो छोटी मोटर से चलता रहता है। अतः इस निकाय में प्रक्रम शांत होता है तथा टूट फूट भी कम होती है। इसीलिए इस निकाय में, इस सिस्टम में टूट फूट भी कम होती है और आपका नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। समान क्षमता के वाष्प संपीड़न निकाय में इससे अधिक टूट फूट होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जिस क्षमता का, जिस कैपेसिटी का आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, उसी कैपेसिटी का अगर मैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम ले लूं तो उसमें ज्यादा नॉइज होगी और टूट फूट भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। वाष्प अवशोषण निकाय केवल ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके वाष्पक से रेफ्रिजरेटर की स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होगा केवल आपका ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके या हीट एनर्जी का प्रयोग करके रेफ्रिजरेटर की स्थिति में प्रयोग कर देगा, रेफ्रिजरेटर की स्थिति में परिवर्तन कर देगा। जबकि वाष्प संपीड़न निकाय यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर रेफ्रिजरेटर की स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हीट एनर्जी इजीली मिल जाती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लेना चाहें तो उसमें हमारा ज़्यादा कॉस्ट लगता है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो अगर हमें रेफ्रिजरेटर की स्थिति में परिवर्तन लेकर आना है, ठीक है, चेंजेस लेकर आने हैं, तो इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में केवल हम हीट एनर्जी का यूज करके भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ऐसा नहीं है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होगा कि हमको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बिना हम रेफ्रिजरेटर की पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 3 है, वाष्प अवशोषण निकाय का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि वाष्प का प्रयोग उच्च एवं निम्न दाब दोनों पर कर सकता है। ठीक है, भट्टी द्वारा निकास तथा सोलर ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होगा वो आपका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर दोनों पर कार्य कर सकता है और ये आपका सोलर ऊर्जा का भी प्रयोग करके चल सकता है। सोलर ऊर्जा का अगर हम किसी सिस्टम में यूज करेंगे तो आप सभी को पता होगा आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और सारी चीजें कम होंगी। तो गाइस, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर दिख रहा हो तो लास्ट वीडियो में क्या था कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ये सर दिख नहीं रहा है ऊपर, मतलब बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आपको इस बोर्ड पर क्लियर दिख रहा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, अगर आपको बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है तो। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, जिससे कि आगे और भी चेंजेस कर सकूंगा। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पर।
नंबर 4 पॉइंट है वाष्प अवशोषण निकाय घटते वाष्पित्र दाब एवं ताप पर भी प्रचलित हो सकता है। ठीक है, जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो आपका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर भी वर्क कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, लेकिन वाष्प संपीड़न की क्षमता घटते वाष्पित्र दाब एवं ताप पर कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम की अगर बात करें, अगर उसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर मिलेगा तो उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में ऐसा नहीं है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है नंबर 4 में। ठीक है, और चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में क्या है, वाष्प अवशोषण निकाय में द्रव रेफ्रिजरेटर के प्रयोग से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है जब वह वाष्पित्र को छोड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन पर मतलब स्टार बना लेना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्बर यूज करते हैं इस सिस्टम में, और एक रेफ्रिजरेंट की जगह हम अमोनिया का यूज करते हैं इस सिस्टम में। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम अगर इस सिस्टम में हम अमोनिया का यूज करेंगे तो कोई इम्पैक्ट तो पड़ना ही चाहिए। इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस चीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम अमोनिया का यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट की जगह, तो इसमें इस सिस्टम में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम की बात करें, उसमें किसी रेफ्रिजरेंट का प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उसको देख लेते हैं। वाष्प संपीड़न निकाय में द्रव रेफ्रिजरेंट को अतितप्त रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित कर वाष्पित्र से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर आप उसमें यूज करोगे तो वो उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ज्यादा मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। नंबर 6 पॉइंट है वाष्प अवशोषण निकाय में भार परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि वाष्प संपीड़न निकाय में भार के परिवर्तन से निष्पादन से प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसको समझा देता हूं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है, इसमें वेट का इम्पैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कम करोगे तो कम होगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा, लेकिन इसकी क्षमता पर, ठीक है, इसकी क्षमता पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम वेपर कंप्रेशन की बात करें, अगर उसमें हमने वेट कम या ज्यादा किया तो उसकी क्षमता पर, निष्पादन गुणांक पर, सीओपी पर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर से मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। वाष्प अवशोषण निकाय में भार परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वाष्प संपीड़न निकाय में भार के परिवर्तन से निष्पादन से प्रभाव होता है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है क्या कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में वेट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम वेपर कंप्रेशन में वेट यूज करेंगे, वेट कम या ज्यादा करेंगे, तो उसके निष्पादन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 7 लिखा हुआ है वाष्प अवशोषण निकाय कम स्थान घेरता है। ठीक है, अगर इसके साइज की बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की, तो ये बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वही चीज लिखी हुई है, ये आपका स्थान या आपकी जगह बहुत कम घेरेगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। नंबर 8 है वाष्प अवशोषण निकाय में एकल संपीड़क की क्षमता 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो आपका संपीड़क होगा या कंप्रेसर होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगी, जो कि बहुत होती है। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मैंने बताया है आपको इसमें निकालकर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं एक तरफ की हो जाता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ये ले सकते हो। ठीक है, और ये दिख रहा हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना ये आपको
क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि सर बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा, तो अभी कमेंट करके जरूर बता सकते हो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक ऑलमोस्ट हमारा ये वेपर कंप्रेशन जो सिस्टम था वो भी फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। यहीं तक इसका पार्ट था, यहीं तक हमारा। तो हमने पहले क्या पढ़ा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता क्या है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिफरेंट जाना वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। फिर उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को लेकर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में हमने बहुत सारा डिफरेंट देखा है, ठीक है, दोनों में कंपेयर करके देखा है कि आखिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्यों अच्छा होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की कंपेयर में, ठीक है। तो दोनों चीज मैंने यहाँ पर बता दी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ तक लास्ट टॉपिक था, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। एक वाष्प अवशोषण निकाय में, ठीक है, एक वाष्प अवशोषण निकाय में वेपर कंप्रेशन सिस्टम में तपिंड, शीतल एवं रेफ्रिजरेशन का तापमान, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तथा -5 डिग्री सेल्सियस क्रमशः है, ठीक है। अधिकतम सीओपी ज्ञात करो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीओपी निकाल कर दिखाया था। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपसे पूछा है, और जहां पर आपको बहुत सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। टीए मतलब जनरेटर, तापन मतलब जनरेटर होता है। यहाँ पर आपको जनरेटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, शीतल का दिया हुआ है, और उसके बाद रेफ्रिजरेशन का दिया हुआ है। आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो। जो जनरेटर होता है, जनरेटर का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और शीतल मतलब कोल्ड, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस, और रेफ्रिजरेशन तो हमेशा चिल्ड रहती है, तो -5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो टीए मींस टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 273 प्लस इसमें करूंगा, तो 273 इसमें मैंने प्लस किया तो आएगा 373 केल्विन, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को शीतल का दिया हुआ, शीतल मतलब टीसी 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 20 प्लस 273 ऐड करूंगा इसमें मैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आएगा 293 केल्विन। और उसके बाद है टीई मतलब रेफ्रिजरेशन, वो है -5 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू -5 प्लस 273 आएगा 268 केल्विन, ठीक है। यहाँ तक हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सीओपी की वैल्यू निकाल कर दिखाई थी, सीओपी फाइंड आउट करके दिखाया था। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या आती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या है, टीई, ठीक है, रेफ्रिजरेशन ओवर टीसी माइनस टीई इनटू टीए माइनस टीसी ओवर टीए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, वहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 298 टीई की वैल्यू है, टीसी की वैल्यू 293 है, एंड टीई की वैल्यू 268 है, यहाँ रख दिया, ठीक है, इनटू 373 टीए की वैल्यू, जनरेटर की वैल्यू, ठीक है, माइनस 293 कौन सा टेम्परेचर है, टीसी दैट इज रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर, अपॉन 373 टीए मतलब आपका जनरेटर का टेम्परेचर। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरा सीओपी मैक्सिमम क्या आएगा, 2.3, ठीक है। यहाँ से 2.3 मेरी वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, जो कि मैक्सिमम होगा इस सिस्टम का। इसमें पूछा क्या है, इस सिस्टम की मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो सिस्टम है, ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ये आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारा 2.3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये भी चीजें समझ में आई होंगी, और ये सारी चीजें समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनको हेल्प मिले
और वो भी पढ़ पाएँ, जिससे कि उनका चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट हो जाए और वो भी एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएँ। चलिए तो मिलते हैं।